नमस्ते, मूवीज एक्सप्लेन्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी फिल्म 2023 की हॉरर फिल्म है जिसका शीर्षक है बुराई जाग उठी, इविल डेड राइज। फिल्म की शुरुआत एक शाम जहां टेरेसा शांति से पानी के पास बैठी है। अचानक उसके दोस्त कैलेब का ड्रोन उसे चौंका देता है। कैलेब उसे चिढ़ाते हुए आता है और उसके इस व्यवहार से टेरेसा नाराज हो जाती है। जवाब में वह सवाल करती है कि क्या उसे अपनी प्रेमिका जेसिका की सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। कैलेब उसे आश्वस्त करता है कि उसने जेसिका को दवा दी है और वह ठीक हो जाएगी। उत्सुक होकर टेरेसा खुद जेसिका को देखने का फैसला करती है। वह कमरे में जाती है और जेसिका को शांति से सोते हुए पाती है, इसलिए वह उसके बगल में बैठ जाती है और वुदरिंग हाइट्स पढ़ना शुरू कर देती है। अप्रत्याशित रूप से टेरेसा जेसिका को उसी पन्ने से शब्द दोहराते हुए सुनती है जिसे वह पढ़ रही है। चौंककर टेरेसा देखती है कि जेसिका की आवाज़ एक गहरी और भयानक टोन में बदल जाती है। घबराकर टेरेसा जेसिका को चुप रहने की मांग करती है और सावधानी से उसके पास जाती है। जेसिका अचानक शांत हो जाती है और बिस्तर से गिर जाती है। जेसिका की ओर दौड़ते हुए टेरेसा उसे बेहोश पाती है। अचानक जेसिका हिंसक दौरे के साथ जागती है। टेरेसा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका अप्रत्याशित रूप से टेरेसा की पोनीटेल पकड़कर उसकी खोपड़ी की खाल खींच लेती है। टेरेसा अचंभे में कैलेब की ओर लड़खड़ाती है, जो उसके शैतानी रूप को देखकर हैरान रह जाता है। जेसिका कैलेब के ड्रोन को देखती है, मुस्कुराती है, फिर उसी से अपना चेहरा काटती है और पानी में कूद जाती है। सहज प्रेरणा से कैलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वह उसे नीचे खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। एक भयानक कृत्य में जेसिका कैलेब का कटा हुआ सिर टेरेसा पर फेंकती है, इससे पहले कि वह खतरनाक तरीके से पानी के ऊपर उठे, ये याद दिलाते हुए कि ये सब एक दिन पहले हुआ था। बहनें, भूकंप और एक शैतानी किताब। कहानी बैथ की ओर मुड़ती है, एक महिला जो अपने बैंड के साथ एक म्यूजिक वेन्यू में जाती है। परेशान होकर वह बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। परिणाम जानने पर उसके चेहरे पर चिंता भर जाती है। कहीं और एली, बैथ की बहन, जो एक टैटू आर्टिस्ट है, अपने 3 बच्चों, डीजे बनने की चाहत रखने वाले डैनी, एक्टिविस्ट ब्रिजेट और मैकाबेर, भयानक कला में दिलचस्पी रखने वाली कैसी के साथ रहती है। ब्रिजेट को पड़ोसी जैक और उसके छोटे भाई स्कॉट से दरवाजे पर दस्तक मिलती है। जैक ब्रिजेट को पसंद करता है और उसे ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट देखने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन ब्रिजेट मना कर देती है। बैथ अपनी बहन से बात करने के लिए एली के अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन उनका रिश्ता तनावपूर्ण है, जो उनकी मां के साथ पिछली जटिलताओं से चिन्हित है। बैथ एली और बच्चों के लिए उपहार लाती है, लेकिन जब वह उनके पिता के लिए लाए गए उपहार को खोलती है तो उन पर एक असहज चुप्पी छा जाती है। एली बच्चों को पिज्जा लाने के लिए भेजती है और अकेले में बैथ को बताती है कि उसका पति 2 महीने पहले उन्हें छोड़ गया। बैथ सवाल करती है कि एली ने उसे पहले क्यों नहीं बताया, और एली बताती है कि उसने उससे 2 बार संपर्क करने की कोशिश की थी। अपनी गलती का एहसास करते हुए बैथ माफी मांगती है, लेकिन एली अभी भी नाराज है। बाद में जब बैथ अपने फोन पर एली के वॉइसमेल सुन रही होती है तो एली उससे बात करने आती है। बैथ एली को बताती है कि उसने फिर से गलती कर दी है और उसे चीज़ों को ठीक करने के लिए उसकी मदद चाहिए। बच्चे पिज्ज़ा लेकर लौटते हैं, तभी एक जोरदार भूकंप अपार्टमेंट की इमारत को हिला देता है, जिससे सभी दहशत में आ जाते हैं। जैसे ही भूकंप रुकता है, डैनी को पार्किंग गैराज में एक दरार मिलती है, जो उसे एक छिपे हुए कमरे तक ले जाती है, जो विनाइल रिकॉर्ड और द नेचुरम डेमोंटो, मृतकों की किताब नामक एक रहस्यमय किताब से भरा होता है। उत्साहित होकर डैनी किताब को अपार्टमेंट में वापस लाता है ताकि ब्रिजेट को दिखा सके, ये सुझाव देते हुए कि उनकी मां इसे अतिरिक्त पैसे के लिए बेच सकती है। हालांकि ब्रिजेट जोर देती है कि उन्हें चोरी की चीज से लाभ नहीं कमाना चाहिए। जब डैनी किताब खोलने की कोशिश करता है तो गलती से उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसका खून किताब पर टपकता है। ब्रिजेट दहशत में देखती है कि किताब अपने आप खुल जाती है, जिससे भयानक चित्रों से भरी तस्वीरें दिखाई देती हैं। डरकर ब्रिजेट मांग करती है कि डैनी तुरंत किताब वापस रख दे। जैसे ही ब्रिजेट जाती है, डैनी अपनी जिज्ञासा के आगे झुक जाता है और विनाइल रिकॉर्ड में से एक को सुनता है। एक पादरी की आवाज उभरती है, जो नेक्रोनोमिकॉन, मृतकों की किताब की प्रकृति और एक अपवित्र मंत्र पढ़ने के बारे में बोलती है। डरा हुआ डैनी रिकॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। इस बीच एली लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है। अनजान की एक शक्ति उनके भवन की ओर आ रही है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उस पर अचानक एक अदृश्य इकाई हमला करती है, जिससे लिफ्ट तेजी से नीचे गिरती है। इस दर्दनाक अनुभव से बेहाल एली बेहोश हो जाती है। दानवी एली। जब एली को होश आता है तो उसे सिरदर्द होता है। मदद के लिए चिल्लाते हुए और भागने की कोशिश करते हुए उसे पता चलता है कि उसके साथ बुराई की इकाई है।
वह उसे लिफ्ट केबलों से बांधकर बेरहमी से यातना देती है। एक भयानक मोड़ में पूरे भवन की बिजली चली जाती है, जिससे उनका अपार्टमेंट अंधेरे में डूब जाता है। ब्रिजेट बेथ को बताती है कि बिजली कटौती से उनकी इमारत ही प्रभावित हुई लगती है। डैनी फ्यूज की जांच करता है, जबकि ब्रिजेट मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देती है। अचानक एली अपार्टमेंट में लौट आती है। अब वह शैतानी शक्ति से ग्रस्त है। वह रसोई की ओर बढ़ती है, गैस स्टोव जलाती है और एक फ्राइंग पैन पर अंडे तोड़ती है। चौंककर और हक्का बक्का होकर बेथ एली के कार्यों पर सवाल उठाती है। एक शांत आवाज में एली अपने बच्चों को काट डालने और उनके अंदर घुसने के बारे में परेशान करने वाली बातें करती है। फिर वह आक्रामक रूप से उनकी ओर रेंगती है, इससे पहले कि वह फर्श पर उल्टी कर दे, बच्चों को डरा देती है। असली एली बेथ से अपने बच्चों को राक्षसों से बचाने की गुहार लगाती है, इससे पहले कि वह गिर जाए। डैनी और बेथ एली को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, जब वे देखते हैं कि लिफ्ट टूटी हुई है। बेथ एली के पड़ोसियों गैब्रियल और मिस्टर फोंडा से मदद मांगती है, जो एली को बिस्तर पर लिटाने में मदद करते हैं। इस बीच गैब्रियल और मिस्टर फोंडा मदद की तलाश में आग से बाहर निकलने के रास्ते से बाहर निकलते हैं। बेथ अपनी बहन के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते पर पछतावा व्यक्त करती है। अचानक एली की शैतानी आवाज बेथ के फोन से आती है, कहती है कि वह जल रही है, जिसके बाद फोन टूट जाता है। बेथ को अपनी आंख में एक मक्खी मिलती है और जब वह पलक झपकाती है तो वह फिर से जिंदा हो जाती है। बच्चे अपनी मां को जिंदा देखकर राहत महसूस करते हुए आते हैं, लेकिन बेथ देखती है कि एली जल रही है। बेथ और डैनी उसे ठंडे पानी से भरे बाथटब में डालते हैं। एली की आंखें पीछे घूम जाती हैं और वह अप्रत्याशित रूप से दीवार पर कूद जाती है। जैसे ही ब्रिजेट कैसी को दूर ले जाती है, एली दीवार के साथ रेंगती है, एक भयानक चीख निकालती है, जिसे बाहर गैब्रियल और फोंडा भी सुनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाथरूम के शीशे टूट जाते हैं। वह वापस बाथटब में गिर जाती है, क्षण भर के लिए शांत हो जाती है। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलती है, वह डैनी से कहती है कि माँ अब कीड़ों के साथ है। वह बाथटब से बाहर निकलती है, बेथ पर हमला करने की तैयारी करती है। जैसे ही बेथ खुद का बचाव करती है, एली उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा चुभो देती है। उसे बाहर खींचकर वह अपना ध्यान ब्रिजेट की ओर मोड़ती है, उस पर झपटती है और एक टैटू पेन से उसका गाल काटती है। जैसे ही एली उसके घाव को चाटने की कोशिश करती है, डैनी बीच बचाव करता है और एक कुर्सी से उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वह एक अंधेरे कमरे में गिर जाती है। उसी पल गैब्रियल आता है और जैसे ही एली उस पर झपटती है, वे अपार्टमेंट से भागने में सफल हो जाते हैं। एली गैब्रियल की आंख काटती है। जब वह उसे एक तरफ फेंक देता है तो वह उसकी आंख खांसती है, जो जैक के मुंह में गिरती है। मौका पाकर बेथ एली को बाहर बंद कर देती है और एली दरवाजे पर अपना सिर पटकना शुरू कर देती है। थोड़ी देर शांति रहने के बाद बेथ झांकने वाले छेद से देखती है और एली को बेरहमी से जैक का पीछा करते हुए और मारते हुए देखती है। अचानक गैब्रियल मदद मांगते हुए उठता है, लेकिन एली तुरंत उसका गला काट देती है। मिस्टर फोंडा अपनी राइफल से एली को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर काबू पा लेती है और उसे भी बेरहमी से मार देती है। एली फिर झांकने वाले छेद से झांकती है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। ब्रिजेट डैनी से पूछती है कि क्या उसने उनकी मां और किताब में बनी तस्वीरों के बीच समानता देखी है। डैनी जोर देता है कि यह उसकी गलती नहीं है, जिससे उनके बीच बहस छिड़ जाती है। बेथ बीच बचाव करती है, उन्हें शांत करती है। डैनी कहता है कि वह बेथ को कुछ दिखाना चाहता है और वह उसे किताब देता है। बेथ भ्रमित महसूस करती है और जानना चाहती है कि ये क्या है। इस बीच कैसी ब्रिजेट से पूछती है कि क्या उसके घावों में दर्द हो रहा है, लेकिन ब्रिजेट उसे आश्वस्त करती है और चली जाती है। कैसी अपनी मां की आवाज़ में गाना सुनती है और आवाज़ का पीछा करती है। डैनी बेथ को विनाइल रिकॉर्ड दिखाता है, समझाता है कि इसमें एक भयानक अंश है जिसे एक पादरी ने पढ़ा है, किताब की एक अंधेरी प्रार्थना। ब्रिजेट अपने घाव की जांच करती है, जो काला होने लगा है, और अचानक एक आवाज़ से चौंक जाती है। इस बीच किताब के पन्ने पलटने लगते हैं और ब्रिजेट के चेहरे से स्याही निकलना शुरू हो जाती है। वह अपना चेहरा धोने के लिए भागती है, तभी कीटों का झुंड उल्टी कर देती है। कहीं और एली कैसी को दरवाज़ा खोलने के लिए फुसलाने की कोशिश करती है। एक बार जब कैसी ताला खोलती है तो एली तुरंत उसके गले पर झपटती है। बेथ और डैनी उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, दरवाजे को फिर से बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे रसोई से शोर सुनते हैं तो बेथ जांच करने जाती है और ब्रिजेट को काउंटर पर कांच चबाते हुए पाती है। ब्रिजेट हंसती है और बेथ के चेहरे पर थूकती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वह बेथ की ओर रेंगती है, लेकिन बेथ उसे लात मारने में कामयाब हो जाती है। जवाब में ब्रिजेट चीज ग्रेटर से उसकी टांग काटती है। बेथ हार नहीं मानती, एक झाड़ू से ब्रिजेट को नीचे गिरा देती है और जैसे ही डैनी आता है, ब्रिजेट उसका पीछा करती है और कैसी की ओर भागती है।
जैसे ही वह उस पर झपटती है, कैसी उसे एक नुकीले औजार से मुंह में छेद कर देती है। डैनी ब्रिजेट को बांधता है और सुरक्षा के लिए उसे बिस्तर पर लिटा देता है। बेथ विनाइल सुनने के लिए डैनी के उपकरण को ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है। वे पादरी को ये बताते हुए सुनते हैं कि कैसे उसे अपने शैतानी साथियों को काटना पड़ा क्योंकि वह उन्हें मारने का तरीका खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस बीच एली वेंस हवा निकलने के रास्ते से अपार्टमेंट में फिर से घुसने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में एक बिल्ली को मार देती है। ब्रिजेट अपने कमरे से बाहर निकलती है। डैनी ब्रिजेट को कैसी की ओर भागते हुए देखता है और निस्वार्थ भाव से उसे खतरे के रास्ते से हटा देता है। इस प्रक्रिया में ब्रिजेट को चाकू मारता है। जैसे ही ब्रिजेट डैनी पर झपटती है, वह चाकू निकालती है और उसके हाथ में चाकू मारती है और उसके चेहरे पर खून की उल्टी करती है। वह डैनी से कहती है कि उसने उसे किताब वापस रखने की चेतावनी दी थी, लेकिन डैनी एक दर्द निवारक स्प्रे का उपयोग करके ब्रिजेट को जलाने में कामयाब हो जाता है। इस बीच जैसे ही बेथ विनाइल सुनती है, एली वेंस से बाहर रेंगती है और बेथ उसे अपने पीछे खड़े कांच में देखती है। डर कर बेथ विनाइल प्लेयर बंद कर देती है, जिससे एली अपनी उंगली का उपयोग करके रिकॉर्ड को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित होती है। आवाज उसके अपने मुंह से निकलती है। बेथ एली को गर्दन में एक स्क्रूड्राइवर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन यह अप्रभावी साबित होता है और बेथ को कमरे से बाहर फेंक दिया जाता है। बेथ डैनी को घायल और कैसी को एक मेज के नीचे छिपा हुआ पाती है। डैनी कैसी से माफी मांगता है, इससे पहले कि वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दे। एली आती है और बेथ पर हमला करती है। वह महसूस करती है कि बेथ गर्भवती है और बेथ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों की हत्या के विचार का स्पष्ट रूप से आनंद ले रही है। हालांकि कैसी बेथ की ओर कैंची खिसकाती है, जिसे वह तुरंत एली की नाक में चुभो देती है। बेथ फिर कैसी को लेती है और सुरक्षित रूप से भागने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ती है। फोंडा की बंदूक से लैस बेथ को एहसास होता है कि एली अभी भी जिंदा है और अपनी नाक से कैंची हटा रही है। जैसे ही बेथ आग से बाहर निकलने वाले दरवाजे को उड़ाने की तैयारी करती है, एली उन पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे बेथ को उसका पैर गोली मारनी पड़ती है। एली कैसी को बताती है कि बेथ उसकी मां को उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसी पहचानती है कि एली अब उसकी असली मां नहीं है और बेथ एली का हाथ गोली मार देती है। हालांकि जिन पड़ोसियों को एली ने पहले मार डाला था, वे भी अब डेडाइट बन गए हैं। जैसे ही वह मिस्टर फोंडा को मारती है, ब्रिजेट, डैनी और एली के डेडाइट संस्करण उस पर हंसने लगते हैं। बेथ और कैसी नीचे उतरते हैं, जबकि खून लिफ्ट को भरने लगता है। ब्रिजेट और डैनी एली के शरीर को एक मकड़ी डेडाइट में बदलने के लिए उसे काट छांट करना शुरू कर देते हैं। बेथ और कैसी पार्किंग गैराज पहुंचते हैं और लगभग भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। इससे बेथ को आ रहे मकड़ी डेडाइट की चेतावनी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह उनकी कार तक पहुंचता है, वे भाग निकलते हैं और छिप जाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं जब तक कि डेडाइट कैसी को पकड़ नहीं लेता और उसे दूर खींचने की कोशिश नहीं करता। बेथ कैसी को चेनशॉ से सिर काटने से रोकने के लिए समय पर पहुंचती है, डेडाइट को गोली मारती है। हालांकि चेनशॉ बेथ पर फेंका जाता है, जिससे वह गिर जाती है और जैसे ही वह उस तक पहुंचती है, डेडाइट उसका पैर पकड़ लेता है और उसे घसीटता है। वे बेथ को उसमें खिलाने के इरादे से एक वुड चिपर, लकड़ी काटने की मशीन, को चालू कर देते हैं, लेकिन कैसी उसे बंद करने में कामयाब हो जाती है। बेथ चेनशॉ को वापस लेती है और एली, ब्रिजेट और डैनी को काटती है, उन्हें वुड चिपर में धकेलती है। बेथ को अपनी बहन, भतीजी और भतीजे को मारने का बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी डेडाइट एली का सिर वुड चिपर में फेंक देती है। कैसी अपने परिवार के नुकसान पर शोक मनाती है और बेथ उसे सांत्वना देती है क्योंकि वे इमारत से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन ये पता चलता है कि जेसिका एली और बच्चों के नीचे के फ्लोर पर रहती थी। वह कैलेब और टेरेसा से जुड़ने की तैयारी करती है, तभी उसे पिछली रात के भयानक परिणाम मिलते हैं। अदृश्य इकाई फिर जेसिका का पीछा करती है, जिससे फिल्म उसकी चीख के साथ समाप्त हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।